नमस्कार साथियों, ड्रीम्स पर आप लोगों का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। आज जो है हम लोग जो अपनी हमारी पिछली जितनी भी क्लासेस हैं उनका एक जो है छोटा सा रिवीजन जो है हम कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमने शुरुआती क्लास में हमने पढ़ा था, अंक के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इनके बारे में आप लोगों का जो है थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अंक हमारे पास होता क्या है? अंक का मतलब होता है जिससे हमारी गिनती जो है शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इंग्लिश में इसको डिजिट कहते हैं। तो इससे हमारी जो है गिनती जो है पूरी बनती है। उसके बाद हमने संख्याओं के टॉपिक के बारे में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि वो सभी संख्याएं जब हम जो है गिनती 1 से शुरुआत करते हैं और 1 से लेकर के हम जब अनंत तक यानी कि जहां तक भी हमको गिनती आती है उसको हम सभी को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद यानी कि हमारे पास हमारा 1 लाख भी प्राकृतिक संख्या है, 10 लाख भी प्राकृतिक संख्या है, 1 करोड़ भी प्राकृतिक संख्या है। ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं, इनको इंग्लिश में हम होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जब हम नेचुरल नंबर के साथ 0 को ऐड कर देते हैं, यानी कि हम इसमें 0 से गिनती को शुरू करते हैं। तो हमारे पास 0 प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। हम इस फॉर्मूले को यहां से समझ लेते हैं। यानी कि हमारे पास 0 एक ऐसी संख्या आती है जो पूर्ण संख्या तो है, यानी वह होल नंबर तो है मगर नेचुरल नंबर नहीं है। और हमारे पास जो है एक और डेफिनेशन निकल के आती है कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं होल नंबर, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं मगर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है मगर 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये तो था हमारा प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक में क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे गिनती 1 से शुरू की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वैसे ही हमने 0 भी शुरुआत की थी हमने पूर्ण संख्याओं के अंदर। इसमें हम जो है 0 से उल्टे को -1, -2, -3, -4, -4, -5, -6, -7 यानी माइनस की गिनती भी हम इसमें काउंट करते हैं। इस प्राकृतिक संख्याओं में ओनली जमा वाली गिनती 1 से लेके जहां तक आप लोगों को गिनती आती है वो सब आएगी प्राकृतिक संख्याओं के अंदर। पूर्ण संख्याओं के अंदर आपके पास जो गिनती चलेगी वो 0 से शुरू होगी। मतलब अंतर इतना ही है कि उसमें हमने 1 से शुरू किया, 1, 2, 3, 4, यहां हमने 0 से इसको शुरू कर दिया है। और जब हम पूर्णांक की बात करते हैं तो हमने इसमें उनका माइनस भी ले लिया, जैसे -17, -21, वो हमारे पास पूर्णांक बन गया। ठीक है। अब बात आती है कि हम इन सबको लिखते कैसे हैं। तो इसके लिए हमारे पास संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन एक चीज कंसेप्ट जो है दिया हुआ था। हमने अपनी जो है पिछली क्लास में इसको ध्यान से पढ़ा था। नंबर लाइन के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 से लेफ्ट की तरफ जो है यानी कि इसकी बाईं तरफ जो है वो जो है चलती है नेगेटिव टर्म्स, और राइट साइड की तरफ यानी कि दाईं तरफ जो है इसकी जो है चलती है पॉजिटिव टर्म्स, यानी कि जमा वाली। धनात्मक संख्याएं इस तरफ को आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं इस तरफ को आती हैं। इस तरफ में हमारे पास जैसे कि जमा का 1, जमा का 2, जमा का 3, जमा का 4, जमा का 5, जमा का 6, यानी जहां तक आपको गिनती आती है वो चलता रहता है। बिल्कुल सेंटर में आएगा 0, और 0 से इस तरफ को आपकी माइनस की संख्याएं -1, -2, -3, -4, -5, -6 आदि संख्याएं जो इसमें चलती हैं। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को जो है मालूम होना चाहिए। तो अब बात करते हैं सम संख्याओं, विषम संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, विभाज्य संख्याओं और सहभाज्य संख्याओं की। अब आती है हमारे पास सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, यानी कि 2 से पूरी भाग हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी भाग होती हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास 2 है, 4 है, 16 है, 14 है, 24 है, आपका 36 है, आपका 44 आ गया, आपका 400 आ गया, 200 आ गया। सब संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। दूसरी हमारे पास आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी कि 2 से जब उन संख्याओं को हम भाग करते हैं तो शेषफल हमारे पास 0 नहीं आता, यानी पूरा भाग नहीं आता है, अपितु हमारे पास दशमलव के रूप में इस फॉर्म में जो है आंसर आता है। तो जब सिंपल हमारे पास पूरा कट जाता है वो और हमारे पास 0 शेषफल आता है तो वो संख्या को हम बोलते हैं कि वो विभाजित हो रही है। तो यही विभाजिकता है। तो सम संख्या और विषम संख्याओं में यही अंतर है कि जो 2 से पूरी भाग हो गई उनको हम सम बोलते हैं, जो 2 से भाग नहीं हुई उनको हम जो है विषम संख्याएं बोलते हैं।
बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स, जो केवल खुद से वो सिर्फ एक से डिविजिबल होते हैं, यानी कि जो संख्याएं केवल खुद से भाग हुई और अपने अलावा वो सिर्फ एक से भाग होती हैं, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हो। तो अपने इसके अलावा वो केवल अपने आप से भाग हो सकती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं हो सकती। इसी के साथ मैथमेटिक्स की एक बात ये भी याद रखना आप लोगों ने कि कोई भी संख्या कम से कम अपने आप से वो एक से हर संख्या जो है भाग होती है। तो प्राइम नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक है, एक खुद से भी भाग होता है और एक से ही भाग होता है, यानी कि वो एक से ही भाग होता है। परंतु फिर भी क्योंकि इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि वह संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी जिनमें कम से कम, मतलब जिनके जो अधिक से अधिक भी और कम से कम केवल उनके दो ही जो है फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों? जो है केवल दो, यानी वो केवल अपने आप से भाग हों और एक से भाग हों। इसलिए हम एक को जो है अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 आती है, उसके बाद हमारे पास 3 आती है, फिर 5 आती है, 7 हमारे पास अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 को बात करें तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि ये डिवाइड होता है। हमारे पास हम 3 की बात करते हैं तो 3 की जब हम बात करते हैं 3 एकम 3 और 1 तिया तिया, यानी कि 1 3 जा 3, 3 1 जा 3। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड करती है। इसका मतलब ये क्या है? एक अभाज्य संख्या। अब मैं 4 की बात करता हूं तो 1 चौका चौका, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यानी कि 4 अपने अलावा 2 से भी भाग हो रहा है, इसलिए वह अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस पर हमारे पास 2 3 5 7 11, 11 के बाद हमारे पास 13 आती है, 15 हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि 3 5 से 15 होते हैं, 17 आएगा, 19 आएगा, 21 नहीं आएगा, 23 आएगा। सम संख्याएं केवल एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है, वो है 2। 2 के अलावा सभी जो भी अभाज्य सम संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी अपने अलावा 2 से भी भाग होंगी, इसलिए उनको तो हम जो है इसमें काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए हम किसको काउंट करेंगे? ओनली 2 ही हमारे पास एकमात्र अभाज्य संख्या है। हम बोल सकते हैं कि इवन प्राइम नंबर हमारे पास केवल एक ही मात्र इवन प्राइम नंबर है, वो है हमारे पास 2। अगर पेपर में पूछ लिया जाता है तो ये आपका सही आंसर होगा। सबसे छोटी सम संख्या जो अभाज्य हो वो कौन सी है? 2। विषम संख्या कौन सी है? 3। एक अंक वाली कितनी है अभाज्य संख्याएं? 1 2 3 और 4। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह से पूछ लिया जा सकता है। बात करते हैं विभाज्य संख्याओं की। विभाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं विच आर नॉट प्राइम। जो संख्याएं हमारे पास अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं उन सभी को हम कंपोजिट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर था। अब अभाज्य संख्या और विभाज्य संख्या का टॉपिक सम संख्या और विषम संख्याओं से अलग है, यानी कि सम और विषम में अपने आप में काउंटिंग चलती है, अभाज्य और विभाज्य में अपने आप से बात चलती है। ये दोनों अलग अलग पहलू की बातें हैं, क्योंकि जो संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी वो विभाज्य कहलाएंगी। यानी अभाज्य संख्या प्लस विभाज्य संख्या आपकी पूरी संख्या पत्ती, सम संख्या प्लस विषम संख्या आपकी पूरी अभाज्य आपकी संख्या पत्ती, पूरा न्यूमेरिकल सिस्टम। अब आती है एक बात सह अभाज्य संख्याओं की। अब ये क्या आता है हमारे पास? देखिए, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने आप में होती हैं, मतलब उनका आपसी कंपैरिजन होता है। यानी कि मान लीजिए मैं 4 हूं, एक संख्या हूं और मैं हूं 4, यानी कि मेरी सह अभाज्य संख्या वो होगी जिसका एक के अलावा मेरे साथ कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एग्जाम्पल तरफ 9 की बात करते हैं तो 9 मेरा सह अभाज्य बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि 9 के अंदर मेरे जो फैक्टर्स बनते हैं यानी गुणनखंड बनते हैं वो बनते हैं 1 और 4, क्योंकि मैं 4 हूं, एक मैं खुद बनता हूं और एक 4। अब 9 की बात करते हैं तो 9 की बनता है, कौन कौन बनता है 9 का? 9 के बनते हैं आपके पास 1 नम्मा 9, 3 तिया 9, 9 एकम 9। भले ही मैं भी एक अभाज्य संख्या नहीं हूं, 9 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, बट हम दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं है, इसलिए हम अपने आप में क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये यहां से हमारा जो है ये टॉपिक हमारा जो है क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे विभाज्यता के नियम के बारे में। हमने संख्याओं के ज्ञान को थोड़ा डिस्कस किया, अब करते हैं विभाज्यता के नियमों को, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को। अब हमारे पास सबसे पहले हमने इन नियमों को पहले भी पढ़ा था, 2 से लेकर के 10 तक के नियमों को आपको फिर से बताता हूं। 2 का नियम वो होता है यदि इकाई अंक हमारे पास 0 2 4 6 या 8 हो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसके यूनिट यानी कि जब हम इकाई अंक जहां लास्ट डिजिट हम जहां पढ़ते हैं लास्ट अंक, उसका इकाई अंक जो है अगर उस संख्या का 0 2 4 6 या 8 में से है तो वो संख्या हमारे पास 2 से भाग जो है विभाजित होती है। यानी कि अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज आइदर 0 2 4 6 और 8 इज डिविजिबल बाय 2।
बात करते हैं 3 के नियम के बारे में। 3 का नियम हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यदि सभी संख्या के सभी अंकों का योग यानी कि उस संख्या में जो जो अंक दिए हुए हैं उन सबका हम अगर योग करते हैं यानी उनको सबको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो हमारे पास संख्या आती है अगर वह जो है 3 का एक गुणज हो, क्या हो, 3 का गुणज हो, तो वह संख्या जो है 3 से भाग होती है। एग्जांपल तो मेरे पास दिया हुआ है 539, तो मैं इन सबको प्लस करूंगा, 5 जमा 3 जमा 9, 5 और 3 8 और 9 17। अब 17 आ गया, 5 + 3 + 9 = 17। अगर 17 हमारे पास 3 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, 3 के टेबल में आता है, इट मींस कि 3 छिके 18 और 3 पंजे 15, 17 नहीं आता है ना इस टेबल में। जब 17 इस टेबल में नहीं आता है तो यह 3 से भाग्य संख्या भी नहीं होगी, आपने डिवाइड करके देख लेना। अगर हमारे पास ऐसे कोई संख्या देते हैं 3 6 9 18, मतलब ऐसे उसका जो 3 के टेबल में जो संख्याएं आती हैं वह अगर हमारे पास सम करके आता है तो वह 3 से भाग होगी, अदरवाइज वो 3 से भाग नहीं होगी। बात करते हैं 4 के नियम के बारे में। आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो, इट मींस हमने जो है पूरी संख्या को नहीं देखना है, हमने आखिरी के केवल 2 अंक देखने, यानी इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर के बनी संख्या को हम देखना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ 39 दिया हुआ है, तो अब हम देखेंगे क्या 39 जो है 4 से भाग होता है या नहीं होता। 4 8 32, 4 9 36 और 4 10 40, यानी कि 4 से जो है 39 भाग नहीं होता है। जब 4 से 39 भाग नहीं होता है तो ये 539 भी 4 से भाग नहीं होगा। कौन सी भाग होगी, वही भाग होगी अगर जिसका 2 अंकों वाली संख्या जो है ये इसमें से दिया होगा, आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से भाग होती हो। अगर आप हमारी विभाज्यता डिविजिबिलिटी के नियम की जो है मेरी सेकंड क्लास उसको देखेंगे, वहां पर मैंने सारी संख्याओं को लिखित रूप में आपको दिया हुआ है। 5 के नियम में आते हैं। 5 के नियम में वही है, इकाई अंक यहाँ पर 0 या 5 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का इकाई 0 या 5 है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होती है। 6 के नियम की बात करते हैं। अगर आपको 2 और 3 का नियम याद है तो आप लोगों ने अप्लाई करना। अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, ऐसा नहीं है कि 1 से मतलब 2 से डिवाइड हो रही है 3 से डिवाइड नहीं हो रही तो चल पड़ेगा, नहीं, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। दोनों से डिवाइड होती है यानी दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाती है, शेषफल 0 आ जाता है, तो फिर आपके पास ये संख्या जो है 6 से भी भाग होगी। यानी कि 6 से हमेशा पहली बात तो ये कि सम संख्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8 इकाई अंक देखना है और फिर संख्याओं का योग करना है आपने। 8 के नियम की बात करूं, देखिए बीच में 7 का नियम भी आता है। आप कहेंगे सर 7 का नियम क्यों नहीं आया। देखो 7 का नियम होता है मगर वो इतना डिफिकल्ट है कि उससे पहले आप 7 से वैसे ही डिवाइड करके लोगे, तो फिर उसको क्लियर करके डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। 7 के अंक के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए संख्या का जो इकाई अंक इसका हम डबल करेंगे, फिर इसमें से हम माइनस करेंगे, अगर वो 7 से डिवाइड होगा तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। ये रूल है 7 का। तो मतलब उस रूल को करने के लिए जो है हमें इतना टाइम लग जाएगा, उससे पहले हम 7 से ऐसे ना डिवाइड कर लें। 8 के नियम की बात करता हूं कि अगर आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या, यानी कि यदि लास्ट के जैसे यहां पे 4 में 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाई थी, वैसे ही 8 में जो है आखिरी 3 अंक हमको देखने। अगर आखिरी 3 अंक जैसे कि 539 दिया है, हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए यहां पे शुरू में भी कोई अंक दिए हुए हैं, तो हम जो है क्या करेंगे 539 को 8 से भाग करके देखेंगे। अगर ये 8 से डिवाइड होता है तो हमारी पूरी संख्या भी जो है सम भी जो है हमारा 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 9 के नियम के ऊपर बात करते हैं। यदि सभी संख्याओं का योग 9 का एक मल्टीपल होगा यानी 9 का एक गुणज होगा तो वह भी जो अंकों का योग जो है 9 का होगा। जिस तरह से हमने 3 में किया था उस तरह से 9 में। 3 के लिए हमने 3 का ये देखा था मल्टीपल गुणज देखा था, इसमें हम जो है 9 का टेबल यानी 9 आ गया, उनका सम 18 आ गया, 27 आ गया, 36 आ गया, 45 आ गया, तो वह संख्या जो है 9 से डिवाइड होगी, अन्यथा वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब बात करते हैं 10 के नियम के बारे में। 10 के से वो संख्या भाग हुई जिसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, तो वो संख्या जो है हमारी 10 से जो है भाग होगी। तो ये था हमारा भाज्यता का नियम। अब बात करते हैं गुणज और गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड हमारे पास क्या होते हैं और गुणज हमारे पास क्या होते हैं। जैसा पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी संख्या के फैक्टर वे सभी संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को भाग कर देती हैं पूरा पूरा, जिससे कि वो संख्या विभाजित होती है जिन संख्याओं से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 27 दिया हुआ है। क्या दी हुई हमारे पास संख्या 27। अब हम देखेंगे 27 जो है किस किस से भाग होती है। एक तो यह 1 से जाती है, 1 27 कम 27 होता है। 2 से देखिए नहीं जाएगी। 3 से जाती है 7 और 2 9, हाँ 3 से जाती है तो नहीं, 3 नम्मा 27 आप लोगों के पास होता है। उसके अलावा ये आप लोगों के पास 4 से नहीं जाएगी क्योंकि सम संख्या नहीं है, पहली बात। 5 से भी नहीं जाएगी, इसका इकाई अंक 0 5 नहीं है। 6 से बात करता हूँ तो 6 से जब ये 2 से नहीं जा रही है तो 6 से भी नहीं जाएगी। अब बात करते हैं 7 की 7 से, जो है 7 की 7 चौका 28 नहीं जा रही है। 8 की बात करता हूँ तो इसके 3 अंक नहीं है वैसे, परंतु 8 से तब भी हम देख लेते हैं 8 चौका 32, तो 32 जो है, और 8 तिया 24 नहीं जा रही है, 8 से भी नहीं जा रही है। अब मैं बात करता हूँ 9 से, 9 तिया 27 क्योंकि 3 नंबर 27 तो 9 तिया 27
आ गया हमारे पास। और उसके बाद जब उल्टा एक बार जो है इस तरह से दोहरा कर लेते हैं, जब भी हम किसी संख्या के फैक्टर्स निकाल लेते हैं और दोहराव हो जाता है, जैसे 3 नम्मा स्थाई 9 तिया स्थाई उल्टा आ गया है, तो इसके बाद उल्टा ही चलेगा आपका, स्थाई कम स्थाई आपने वही देखना है। तो हमारे पास 1, 3, 9 और 27 इसके जो हैं 4 हमारे पास क्या आते हैं, 27 के ये गुणनखंड कहलाएंगे, ये फैक्टर्स कहलाएंगे, यानी क्योंकि यही संख्याएं जो इसको पूरा पूरा भाग कर सकती हैं। तो जो भी किसी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं वो उसके फैक्टर्स हमारे पास कहलाते हैं। मल्टीपल में बिल्कुल इसके थोड़ा सा विपरीत बात यही है कि मल्टीपल में ये हो, जैसे 27 को यहाँ पे किसने भाग किया, वो उसके गुणनखंड, यानी इसको कौन कौन पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो सब आएंगे इसके फैक्टर। और जिन जिन को ये 27 डिवाइड कर सकता है, जिन जिन को कौन कर सकता है, ये 27 डिवाइड कर सकता है, वो सब हमारे गुणज कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, हमारे गुणज कहलाएंगे। यानी कि 27 किसको होता है, 27 का टेबल लिखिए, 27 1 27, 27 2 54, 27 3 81, 27 4 108, 27 5 आपके पास आ जाएगा 135, और 20 केवल के जितने भी आगे का टेबल, आप टेबल इसका जो है पूरा का पूरा जो आप इसका लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से 24 के 27 के आगे सारे के सारे ये एक मल्टीपल आ गए। यहां पर याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात यह है कि जो गुणनखंडों के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास किसी भी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर हो सकता है या उस संख्या से छोटा हो सकता है। गुणनखंड कभी भी किसी संख्या गुणनखंड जो है अपने से बड़ा नहीं हो सकता। कोई बड़ी संख्या छोटी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकती कंप्लीटली, सिंपल इसमें जो है, और दे करके आपको कोई एक नेचुरल नंबर प्रोवाइड करवा दे, या मतलब मींस इंटीजर प्रोवाइड करवा दे। मल्टीपल की मैं वही बात करूंगा, मल्टीपल के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो मल्टीपल की जब हम बात करते हैं तो मल्टीपल के अंदर भी ऐसा ही होता है हमारे पास। मल्टीपल में किसी भी संख्या का जो है या तो उस संख्या के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। कोई भी संख्या अपने से छोटी संख्याओं को भाग भी नहीं कर सकती। अगर बड़ी संख्या कोई छोटी संख्या को भाग नहीं कर सकती तो बड़ी संख्या भी छोटी संख्या को भाग नहीं कर सकती है। ये चीज हमारे पास यहाँ पे सीखने वाली थी। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि गुणनखंड और गुणन जो है यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। बेसिक क्लास के टॉपिक में हमने आगे जो है घातों के बारे में पढ़ा था, यानी पावर्स के बारे में पढ़ा था कि किसी संख्या की पावर्स को हम जो है कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास किसी संख्या की पावर 0 दी होती है हमारे पास, तो x की पावर अगर 0 हमारे पास दी हुई है तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि 1 होता है। यानी आपके पास किसी की पावर दी है 1 लाख की पावर अगर ऊपर 0 दे दी गई है तो उसका मतलब क्या होगा, आपके पास 1 होगा। जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि इस तरह से संख्या आती है 273 की पावर 1 माइनस 273 की पावर 2, और आपके पास प्लस जो है आ सकती है 2 की पावर 2, उसकी पावर ऊपर जाके 0 दे दी गई है। तो इस पूरी संख्या को हम, इसमें ऐसा नहीं है कि 273 को निकालने फंस जाएंगे और देखेंगे, हम देखेंगे ये सारा तो ब्रैकेट के अंदर है। क्या है सारा ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या बन गया, सारा x बन गया। x पावर कितनी आ गई, 0। x पावर 0 का मतलब क्या होगा, आपके पास 1 होगा, ठीक है। दूसरा आपके पास आ जाता है x की पावर 1 का मतलब क्या होता है, हमारे पास x होता है। क्या होता है, x होता है। यानी कोई भी संख्या आप लोगों के पास दी हुई है उसके ऊपर 1 दिया हुआ है तो उसका आंसर हमेशा आपके पास वही संख्या आएगी। 4 के ऊपर पावर 1 दी है तो आपके पास 4 आएगा, 10 के ऊपर दी है तो आपका आंसर जो है 10 आएगा। बात करते हैं x स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। बाकी आपने डिटेल में इसको जो हमारी पिछली वीडियोस में आपने देख लेना है। x स्क्वायर के मानने का मतलब क्या होता है, x गुणा x, यानी कि वो संख्या जितनी उसके ऊपर पावर दी हुई है उसके बाद वो उतनी बार अपने ही आप से यानी स्वयं से मल्टीप्लाई होगी, वो अपने आप से गुणा होगी बार बार। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी वो अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर 2 है यानी 2 गुणा 2, 3 की पावर 2 है यानी 3 गुणा 3, 4 की पावर 2 है मतलब 4 गुणा 4। एक्स की पावर 3 दी हुई, इसका मतलब होगा एक्स गुणा एक्स, यानी कि वो 3 टाइम अपने आप से गुणा होगा। 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 की पावर हमारे पास 3 दी होगी तो 3 गुणा 3 गुणा 3। एक्स की 4 दी होगी तो अपने आप से 4 बार गुना होगा। n दी है तो n टाइम्स अपने आप से गुना वह हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, पेपर में क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से आता है, जैसे एग्जांपल के ऊपर देखिए 2 की पावर 0 लिख दिया है, प्लस 3 की पावर आपके पास 2 लिख दिया है, प्लस 2 की पावर आपके पास 3 लिख दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 3 2 6 नहीं होगा, 3 3 9, और 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या हो गया 9 और 8 17 और 1 18, तो आंसर क्या होगा इसका 18, इसका जो है आंसर होगा। पेपर में आप लोगों के पास न जाने कौन कौन से आंसर होते हैं, हो सकता है कि 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 6 12, और आपके पास जो है 12 ही आंसर दिया हो, इसका 0 बना दिया गया हो, अलग अलग आंसर आपके पास में दिया हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इसकी पावर जो है अगर हमारे पास माइनस में दी हो तो उसका मतलब क्या होता है। x की पावर -1 अगर आपके पास दी होगी तो उसका मतलब होगा 1/x, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा, रहेगा ऐसा ही, x की पावर 1 का मतलब x ही रहेगा बट वह अपॉन में चला जाएगा, यानी माइनस से हम क्या लिखते हैं कि वो
बटे में, यानी कि उसका व्युत्क्रम है, उल्टा है उसका, मतलब जो इसको x माइनस 2 का मतलब हो जाएगा 1/x², यानी कि वो अपने आप से होगा तो x गुणा x ही, मगर बटे में होगा जा करके 1 के अपॉन में आ जाएगा। x माइनस 3 का मतलब 1/x के क्यूब हो जाएगा, यानी 3 बार वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। और x की पावर माइनस n का मतलब क्या होगा हमारे पास, उसी तरह से 1/x की पावर n बराबर है 1/x इंटू x इंटू x इंटू अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, तो ये क्लियर है। हमने जो है अभी जो है मैंने फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं वर्ग और घन की, जो कि हमने इसके बारे में पढ़ा था अभी। तो वर्ग के पहाड़ों के लिए हमने सबसे पहले यही है कि x की स्केयर बताया था आपको, कि वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्ग कहलाएगा उस संख्या की पावर 2 का वैल्यू, यानी x की 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, x गुणा x, यानी कि x स्केयर। ऐसी 1 की स्केयर हमारे पास हो जाएगी 1 गुणा 1 बराबर है 1, 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यानी 4 की स्केयर मतलब 4 गुणा 4 मीन 16, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 749, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 88, 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 99, 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 दहा 100। 11 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो वो हो गया 11 गुणा 11 121, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 12 गुणा 12, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज इक्वल टू 169, और 14 का स्क्वायर बराबर है 14 गुणा 14 बराबर है 196, 15 का स्क्वायर आ रहा है 15 गुणा 15 बराबर 225, और 16 का स्क्वायर हो गया हमारा 16 256, 17 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 17 गुणा 17 289, 18 का हो गया हमारे पास 18 गुणा 18 324, 19 के स्क्वायर के लिए हमने 19 को 19 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास 361 हो गया, 20 के स्क्वायर के लिए 20 400 हो गया। तो ये कंटेंट आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी भी संख्या को हमने अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, वो संख्या का जो है स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। इसके रिगार्डिंग ट्रिक्स वगैरह जो है, जब भी आपका रीजनिंग का क्लासेस जो स्पेशल शुरू होगी उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी, इसके मैथमेटिकल ट्रिक जो है बताई जाएंगी। घन की बात करते हैं, एक्स क्यूब की बात करते हैं, यानी कि एक्स की पावर 3 का मतलब हुआ एक्स गुणा एक्स, यानी 1 का 3 हुआ 1 गुणा 1 गुणा 1 1, 2 का क्यूब हुआ 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27, 4 का क्यूब हमारे पास 4 चौके 16 चौके 64, 5 का क्यूब हुआ 5 25 50 125, 6 का क्यूब हुआ 6 36 का 216, और 7 का क्यूब 7 49 343, 8 का क्यूब हमारे पास 68 64 512, और 9 का क्यूब 99 81 729, और 10 का क्यूब हमारे पास 10 दहा 100 दहा 1000 होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो है समझ आ गया होगा। तो ये तो ही हमारे पास एक शॉर्टकट में हमने जो है सारे जितने हमने क्लासेस लगाई उन सभी को हमने जो यहाँ पे समझा। सो आई होप कि आप लोग इनको जो है अच्छे से ट्राई करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और आप पिछली वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उनको देखिए, उनके अंदर जो है हर एक कंसेप्ट को आपको बिल्कुल डीपली जो है समझाया गया, उसमें एक चीज़ को, टॉपिक को डिस्कस किया गया आप लोगों के साथ, उसको आप डिस्कस करने का प्रयास करें। अगर आप इसको डिस्कस करने का प्रयास करें तो आगे क्लासेस में हमारा बहुत अच्छा रहेगा। कल की क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट क्लास, जो कि हमको पिछली क्लास में बताया था कि अब हम जो है HCF और LCM के बारे में पढ़ना चाहेंगे, तो उसके बारे में जो है नेक्स्ट क्लास हम जो है HCF LCM हम कैसे निकालते हैं, उससे हम संख्याओं की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।